वक्त आपको एक सबसे अहम खबर की ओर लेकर चलते हैं जो सेबी से आई है। सेबी से एक कंसल्टेशन पेपर आया है। रिसर्च एनालिस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए राह आसान होगी। सेबी का नियमों को आसान करने का प्रस्ताव है। कंसल्टेशन पेपर जारी किया गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए हर 3 साल बाद परीक्षा की शर्त हटाने का प्रस्ताव है। केवल तभी परीक्षा देने की शर्त होगी जब उस विषय में बड़ा बदलाव होगा। तो ये बड़ी अहम खबर है और उस पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार जुड़े हैं। ब्रजेश सर, बताइए आखिर ये क्या पूरी खबर है? बिल्कुल, जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट होते हैं उनसे जुड़े नियमों को आसान करने का सेबी ने प्रस्ताव किया है और लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी, क्योंकि अगर आप देखें तो देश में करीब 15 करोड़ के आसपास डीमैट धारक हैं और जबकि जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की संख्या जो रजिस्टर्ड है वो हजार भी नहीं है। तो इतने बड़े देश में इतनी कम संख्या को लेकर के काफ़ी चिंता जताई जा रही थी। तो अब ज़्यादा लोग आए और जुड़े, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और रिसर्च एनालिस्ट बने, इसके लिए सेबी ने नियमों को आसान करने का प्रस्ताव किया है। और जो आसान चीज़ें की गई हैं उनमें अगर देखें तो सबसे पहले ये आसान किया गया है कि जो हर 3 साल बाद NISM का सर्टिफिकेशन होता है, परीक्षा देनी पड़ती है, तो उस परीक्षा बार बार हर 3 साल बाद परीक्षा देने की जो शर्त है इसको खत्म किया जा रहा है। बल्कि परीक्षा तभी देनी होगी जब उस विषय में कोई बहुत बड़ा बदलाव हुआ हो, नहीं तो परीक्षा देने की शर्त नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात जो कही गई है कि रजिस्ट्रेशन कराते समय, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट का रजिस्ट्रेशन कराते समय अनुभव का होना एक बड़ी शर्त थी। अब इस अनुभव को भी हटाने की बात कही जा रही है, लेकिन उस विषय की समझ और उसमें हुनर होना जो है वो ज़रूरी होगा। साथ ही अभी तक ये था कि परीक्षा तभी दे सकते हैं जब कम से कम योग्यता पोस्ट ग्रेजुएशन हो, तो इस पोस्ट ग्रेजुएशन की शर्त को हटाकर सिर्फ ग्रेजुएशन तक रखने का भी प्रस्ताव इस कंसल्टेशन पेपर में किया गया है। साथ ही नेटवर्थ की भी एक कंडीशन थी, यानी अगर रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके लिए बाकायदा एक हैसियत का प्रमाण देना पड़ता था। तो उस हैसियत के प्रमाण को भी खत्म करने का प्रस्ताव है। बल्कि ये करना होगा कि बदले में एक FD की रकम जो है वो जिस स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्ट्रेशन करवा रहे होंगे उसके पास रखना पड़ेगा और ये FD की रकम जो है वो क्लाइंट्स की संख्या के आधार पर होगी और जो रकम सुझाई गई है वो 1 लाख से 10 लाख रुपए तक की है, ताकि कहीं कोई विवाद हो तो उस स्थिति में निपटारे के लिए जो है कम से कम एक्सचेंज के पास कुछ रकम जो है वो पड़ी रहे। साथ ही अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट का कोई कंबाइंड रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो वो भी, उसकी भी छूट होगी, लेकिन उसके साथ कई सारी शर्तें जो हैं वो रखी होंगी। अधिकतम फीस जो है रिसर्च एनालिस्ट की और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की, उसकी भी बाकायदा सीमा तय होगी। पर फैमिली पर ईयर 1.25 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होगी, या जो टोटल एसेट अंडर एडवाइस है उसका 2.5% ही होगा। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए होगा, जबकि रिसर्च एनालिस्ट के लिए जो ऊपरी सीमा है वो 1.25 लाख रुपए तक की रहेगी। अभी ये नियम है कि अगर 150 से ज़्यादा क्लाइंट हैं तो उनको कॉर्पोरेट एंटिटी में तब्दील करना पड़ता है। अब ये संख्या बढ़ाकर 300 कर दी गई है, या 3 करोड़ की सालाना फीस हो जाए तब जो है उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये भी कहा गया है रिसर्च एनालिस्ट के लिए खासतौर पर कि रिसर्च रिपोर्ट के लिए रिसर्च का पर्याप्त डेटा और एनालिसिस होना जरूरी है। किसी भी आधार पर आप कुछ भी रिसर्च रिपोर्ट नहीं बना सकते हैं। रिसर्च एनालिस्ट जो भी रिपोर्ट बनाएंगे उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कहकर नहीं बच सकते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से में ये रिपोर्ट आई थी इसलिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है। रिसर्च एनालिस्ट उसको ही माना जाएगा जो इसके बदले में, रिसर्च रिपोर्ट के बदले में फीस लेगा। कोई भी उठकर कहीं भी कुछ भी रिसर्च के नाम पर बोलेगा तो उसको रिसर्च एनालिस्ट नहीं माना जाएगा। कुछ मामलों में देश के बाहर जो बैठे हुए लोग हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट हैं, उन पर भी नियम लागू होगा, भले देश के बाहर हों, बशर्ते वो NRIs को या दूसरे भारत में बैठे लोगों को एडवाइस कर रहे हों और वो भारतीय सिक्योरिटीज़ के बारे में उनकी एडवाइस या रिसर्च हो। जो लोग ट्रेडिंग कॉल देते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर उन्होंने प्रोफाइलिंग की है क्लाइंट की और उसके आधार पर 1-to-1 ट्रेडिंग कॉल देते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के रेगुलेशन के दायरे में आएंगे। और अगर पब्लिकली, यानी बिना किसी क्लाइंट की प्रोफाइलिंग के वो पब्लिकली ट्रेडिंग कॉल देते हैं तो वो रिसर्च एनालिस्ट के रेगुलेशन के दायरे में आएंगे। कुल मिलाकर 26 प्रस्ताव जो है
हैं इस कंसल्टेशन पेपर में जिसमें बदलाव की सिफारिश की गई है, और माना जा रहा है कि इस सिफारिश के बाद लोगों के लिए जो है राह आसान होगी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए। बिल्कुल सर, यानी रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए काफ़ी कुछ सहूलियतें दी गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं कवर स्टोरीज की।